श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। अपना आसमां में आज का मुद्दा नारी शक्ति और नेतृत्व। नमस्कार, मैं हूँ रिति पाठक और सीधी जिले में मेरा ससुराल, सिंगरौली में मेरा मायका। सिंगरौली में जन्म लेने के बाद एमए और एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद आज मैं सीधी लोकसभा क्षेत्र से जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद दूसरी बार सांसद हूँ और अपने आसमां में आप सबके साथ। जी मैम। नमस्कार, मैं हूँ महुआ माझी। मैं राज्यसभा सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा से, झारखंड से। मैं मूल रूप से एक लेखिका हूँ, साहित्यकार, उपन्यासकार। मैं झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और आज अपना आसमां में आप लोगों के बीच हूँ। इसी के साथ ही हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज से आई युवती शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आप जैसी ही है ये। जी हाँ, बिल्कुल आप जैसी ही है ये। आप ही के बीच से आई हैं और इन्होंने बनाई है अपनी अलग पहचान। आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी रीति मैम आप ही से। एलएलबी की आप छात्रा रही, एलएलबी आपने की, उसके बाद फिर पंचायत और फिर संसद। ये सफर इतना आसान नहीं रहा होगा। वैसे यहाँ तक आने के लिए जब भी हमसे बात किया जाता है तो सफर बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन मैं आपसे जरूर ये इस बात को साझा करना चाहूंगी कि निश्चित रूप से एक बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए, एक माँ के लिए, फिर एक जनता की जनप्रतिनिधि के लिए सफर स्वाभाविक रूप से लंबा होता है। उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है, बहुत कुछ उस पे छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है। मेरा जन्म जैसा मैंने अपने प्रारंभिक परिचय में बताया, तो मेरा जन्म सिंगरौली जिले में हुआ। सीधी में मेरी शादी हुई, रीवा में मेरी पढ़ाई हुई, मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मेरे माता पिता के साथ में रहती थी। मेरी शादी जब हुई तो मैं 14 साल मिजोरम में रही, नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में रही। और जब मैं वहां से आई तो मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया जी। और ये भी मैंने आपको बताया कि मैंने एमए की पढ़ाई की, एलएलबी की पढ़ाई की, कानून भी जाना और जानने की कोशिश किया। लेकिन एक उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कैसे कुछ करना। ये ईश्वर की कृपा थी। और मैं जिस दल से सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था कि महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा देना, और ये उसी उद्देश्य का प्रभाव था कि मैं आज जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद अपने सीधी लोकसभा क्षेत्र से एक बार 2014 में सांसद बनी, फिर मैं 2019 में सांसद बनी। लेकिन सांसद बनने का पूरा श्रेय मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे परिवार, मेरी पार्टी और जनता के आशीर्वाद का है। तो निश्चित रूप से मेरे जन्म के बाद आज दूसरी बार सांसद के सफर का ये जो लाइन था या ये जो पंक्ति थी, ये मैंने आपके साथ साझा किया है। बहुत छोटे से पंक्तियों में ये सिमट गया है, लेकिन बहुत लंबी लंबी कहानियां, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां, बहुत दुख वाली कहानियां इसमें शामिल हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि सभी के जीवन में ऐसी कहानियां शामिल होंगी। लेकिन आज का परिचय मेरा यही है कि सीधी लोकसभा क्षेत्र से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद आज दूसरी बार सांसद के रूप में आपसे संवाद कर पा रही हूँ। जी बिल्कुल। और आप कई ऐसी बेटियों को प्रेरणा भी दे पा रही हैं। और आज हमारे साथ क्योंकि लॉ की छात्राएं भी हैं, तो वो भी ये समझ पा रही होंगी कि लॉ करने के बाद अगर वो भी जनप्रतिनिधि बनने का सपना देखती हैं तो उनका ये सपना भी जरूर साकार हो सकता है। महुआ मैम, आपसे दिल्ली कई बार आई होंगी आप, क्योंकि लेखिका है, साहित्यकार है। बतौर साहित्यकार दिल्ली कई बार आपने कूच की होगी। लेकिन जब झारखंड से एक महिला बतौर सांसद संसद तक पहुंचती है, वहां तक का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, सफर बहुत लंबा रहा, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरह से गंगा नदी जब निकली होगी पहली बार, तो वो निकली तो जरूर थी, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वो किस रास्ते से होकर जाएगी और जाके फिर समुद्र से मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मेरे लिए बहुत ये
एक अद्भुत अनुभूति थी कि मैं राज्यसभा आई, क्योंकि सबका सपना होता है कि सबसे एक ऐसा मंच जहां पूरा देश आपको देख रहा है, दुनिया देख रही है, आप आवाज बन सकते हैं अपने राज्य के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं, और खास तौर पर जो महिलाएं हैं। चूंकि महिलाओं के लिए काम करने का मुझे काफी अवसर मिला महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में, तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मैं उनकी आवाज संसद से उठा सकूं। तो ये मौका मुझे मिला है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक लेखिका के रूप में तो आती ही रही दिल्ली, आती हमेशा भी, आज तक ने भी बुलाया था तो वैसे आती रहती हूँ। और फिर महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी महिलाओं के लिए जितने भी नेशनल वुमेन कमीशन के कार्यक्रम होते थे, दिल्ली में ही होते थे ज्यादातर, तो उस दौरान भी आई। लेकिन अब राज्यसभा में आकर जब दिल्ली आना हो रहा है तो जिम्मेदारी का एक एहसास है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी है। बिल्कुल जिम्मेदारी जरूर निभानी है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो बतौर सांसद काफी रहती है। देखिए, मैं अगर कहूँ तो जब आप एक महिला के कर्तव्यों की बात करती हैं तो निश्चित रूप से महिला का कर्तव्य जो है अपने परिवार के प्रति प्राथमिकता में आता है। और फिर जब उसको किसी और कर्तव्य की जिम्मेदारी दी जाती है कि ये भी आपका कर्तव्य है, तो वो बखूबी अपने परिवार के साथ अपनी दूसरी जिम्मेदारी भी निभाती है। और ये बात तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ मेरा परिवार, चाहे वो मायके का हो, ससुराल का हो, और मेरे अपने बच्चे हों या मेरे पति हों, सबका साथ मिला। और इस तरह से ये दोनों ही जिम्मेदारियां निभाने में मुझे बहुत आसानी हुई। क्षेत्र की जिम्मेदारियां जब मैं निभाती हूँ तो मेरे परिवार की पहली प्राथमिकता होती है कि परिवार की तरफ से मुझे कितना मुक्त रखा जाए और उसकी जिम्मेदारियों को हम सब मिलकर कितना अच्छे से निभा लें कि ये इनकी पूरी प्राथमिकता अपने क्षेत्र की जनता के लिए हो। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सांसद के रूप में निश्चित रूप से जिम्मेदारियां तो बहुत बड़ी हैं। और दूसरी बात, जब जनता ने चुना है तो ये तो मूक एक आदेश है कि हमने आपको फिर से वापस बुलाया है, तो आपकी जिम्मेदारी और दोगुनी हो गई है। और जब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैं जीती तो 1,08,000 वोटों से जीती। बिल्कुल। और बहुत बड़े वो जनप्रतिनिधि थे जिनके खिलाफ मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया था। लेकिन जब दूसरी बार मैं जीती तो 2,86,000 से ज्यादा से वोटों से मैं जीती। तो निश्चित रूप से ये जो लोकतंत्र का जो ये विषय है कि जिम्मेदारियां कैसे आपकी बढ़ती हैं और कैसे बढ़ाते हैं, तो ये एक मूक आदेश था कि आपकी जिम्मेदारी लगातार आपकी क्षमता को और बढ़ाकर इस जिम्मेदारी को बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सांसद के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक बेटी के रूप में मैंने सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। और ये भी मैं इस बात से भी संतुष्ट हूँ कि आज के समय तक जब भी मैंने सांसद के कार्यकाल में, चाहे वो पिछला कार्यकाल हो चाहे आज का कार्यकाल हो, मैंने किसी को ये अवसर नहीं दिया है कि कोई जनता या कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह के ऐसे विषय आए मेरे सामने जो मुझसे नाराजगी पैदा करे। इसलिए मैंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निभान, लेकिन एक चुनौती है, एक महिला के रूप में चुनौती है कि आपको कैसे घर से लेकर बाहर तक दुगनी क्षमता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छा दिखाना है। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, और वो जो 24 घंटे में आप 48 घंटे का काम करते हैं एक साथ, उसकी जो मैनेजमेंट है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप जब स्ट्रांग हो जाएंगी ना तो कोई आपका अपमान नहीं करेगा। और ये जो महिलाओं के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखे हैं कि कोई हिम्मत करता है उनसे कुछ कहने को? कोई लेडी आईएएस ऑफिसर को नहीं कर पाता है, किसी एमपी या एमएलए को भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि नहीं ये बहुत ताकतवर है। तो आप अपने आप को ताकतवर बनाइए। आपके वही से कहूंगी, क्योंकि बिना घर के सहयोग का आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कई लोग बोलते हैं कि हम बात नहीं सुनेंगे, हम मेरी जो मर्जी होगी वही करेंगे। ऐसा ना करें। जो आपके साथ हैं, आपके मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले, अगर आप उनका विश्वास जीत लेंगे, उन्हें ये भरोसा दे देंगे कि मैं बाहर चाहे कितना भी काम करूं लेकिन मेरी प्रायोरिटी आप लोग हैं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के अपने पति को, बच्चों को या जो भी बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करें। तो अगर उनको इग्नोर ना करें तो निश्चित रूप से आप ज्यादा सफल हो पाएंगे, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। बिल्कुल। नाम ज्योति है, मैं लॉ फैकल्टी से हूँ।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जिस क्षेत्र से आई हैं, बहुत नीचे तबके से आप वहाँ पहुंची है, तो आप वैसी लड़की को जो अभी बहुत नीचे और उनका सपना है कि वो पार्लियामेंट या राज्यसभा या लोकसभा में कहीं प्रतिनिधित्व करे, तो उनके लिए आप लोगों का क्या योगदान है? आप लोगों ने वो पार्लियामेंट में जो कोटा सिस्टम आने वाला था लेडी पार्लियामेंटेरियन के लिए, तो उन लोगों उस पॉइंट पे आप लोगों ने फोकस किया? मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं, मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर टिकट देती है तो उसी कैंडिडेट को देगी जिस पर उसे भरोसा है कि वो जीत दिला सकती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। बिल्कुल, ये मैंने पर्सनली फील किया। पहले मैं भी यही सोचती थी जैसा आप सोच रही हैं कि भाई महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन बाद में मैंने फील किया कि मान लीजिए आप में अगर पार्टी को लगे कि नहीं, आपको टिकट देने के बाद भी आप जीत नहीं सकती हैं, तो वो क्यों आपको टिकट देगी। लेकिन जहां उनको लगे कि नहीं, आप उस पुरुष कैंडिडेट से ज्यादा वोट ला सकती हैं, आप उस पार्टी को जिता सकते हैं, तो निश्चित रूप से देगी। तो इसके लिए आपको फील्ड में काम करना होगा, जनता का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, और छोटे स्तर पे भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। और आपको ये नहीं लगता है कि ये ग्राउंड लेवल पे जो है सिर्फ महिलाओं का नाम है? जैसे कि बिहार में कोटा सिस्टम भी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ महिलाएं नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं और बाकी सारा काम नहीं। तो ये गलती मैं कहूंगी ना कि इसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। आप सोचिए ना, हाँ, आप सोचिए ना कि एक आईएएस का एग्जाम होता है, बिना रिजर्वेशन के भी तो आती है आईएएस लेडी, लोग आईएएस बनती है ना, वहां पर तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो अपना एग्जाम दे दी, वो चुनी गई, तो उसको कौन रोकेगा, वो आईएएस बन जाती है। तो उसी तरह से मैं कहूंगी कि पॉलिटिक्स में भी आप आइए अपने बलबूते, आपको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद समर्थ है ना, आपको एजुकेशन का इक्वल अधिकार मिला हुआ है, तो आप पढ़ाई में भी कर सकती हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास से स्टार्ट कर सकती हैं, अगर आप अपने मोहल्ले में जाके अपने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई बाधित करें, आप कभी भी छुट्टी के दिन भी एक ग्रुप बना के उनके लिए कुछ भी कीजिए, जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें बताएं, उन्हें अवेयर करें, फिर उन तक वो योजना क्यों नहीं पहुंचती इसके लिए आप आवाज उठाइए। आप लॉ बैकग्राउंड से हैं, आप जाके वहां के अधिकारियों से कहिए, डीसी से बात कीजिए कि भाई आप लोग 10 का टीम बना लीजिए, आप डीसी से कहिए कि भाई ये जो है ये स्कीम है उनके लिए, ये पैसे क्यों वापस चले जाते हैं सरकार के पास, ये क्यों नहीं इनके लिए, इनके रोड के लिए बना आया है, ये पैसा इनके सेफ्टी के लिए आया है। अभी निर्भया फंड अभी है ना, तो उसमें 1000 करोड़ रुपए हर साल जमा होता था, तो कई साल तक वो किसी के पास पहुंचा ही नहीं, तो क्यों नहीं वो लैप्स हुआ। आप आवाज उठाइए कि लैप्स क्यों हुआ, तो ये आवाज आप उठा सकती हैं आसानी से, लॉ बैकग्राउंड की है, और तब वो मजबूर हो जाएगी वो पैसा वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से आपको आवाज उठानी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको ढूंढना है कि आप क्या काम कर सकती हैं। काम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आप कैलाश सत्यार्थी जी को देखिए, उनको कोई थोड़े बोला था कि आप बच्चों के लिए काम करो, बिल्कुल, उनको कितना बड़ा पुरस्कार मिल गया है, हाँ मिल गया ना नोबेल पुरस्कार, तो वो उन्होंने सिर्फ बच्चों से, अपने घर के आसपास से शुरुआत की थी। मदर टेरेसा को लीजिए, वो कलकत्ता के स्लम में। मेरा नाम अंजलि मौर्य है और मैं लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी कंट्री है वो मेल डोमिनेंट है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे अगर हम महिलाओं से बोले कि आप निकलिए बाहर और अपने लिए आवाज उठाइए, तो ये उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एजुकेटेड लेडी हैं तो वो तो कर सकती हैं, बट मैं गोयला गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे एक लेडी प्रधान है, बट उनके हस्बैंड उनके बिहाफ पे काम करते हैं, इवन उनका नाम भी कोई नहीं जानता, उनके हस्बैंड के नेम से ही उनको जाना जाता है। तो ऐसा उन लेडीज के लिए पॉसिबल नहीं है जो घर में रहती हैं, जो गांव में रहती हैं। आप उनसे बोले कि वो अपने लिए आवाज उठाएं, तो उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो अपने लिए आवाज उठाएं। तो उसके लिए आप बताइए उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो कैसे अपने आप को इस सोसाइटी में ला सकती हैं। हाँ बताइए अंजलि, आपका जो सवाल है, देखिए मुझे इस बात का जवाब देते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। दीक्षा, मैं बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार से और इवन केंद्र सरकार से भी ये निर्देश जारी हुए हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि, जो महिला बहनें हैं हमारी पंचायती राज चुनाव में जो जीत कर वापस आ रही है, उनकी जगह पर अगर उनके किसी प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, या ऑफिस में बैठे या कुर्सी में बैठे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। देखिए, और दूसरी बात ये कि इसमें तो स्वयं को भी विचार करना पड़ेगा कि हमें कठपुतली बन के रहना है या हमें किसी के साथ रहना है या हमें प्रतिनिधित्व करना है। तो
कुल मिला के साथ रहने का मतलब ये कि कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। और मुझे लगता है कि कोई भी परिवार होगा, अगर वो सच में आपको मानता है, कोई भी पति अगर पत्नी पत्नी को मानता है, या निश्चित रूप से परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार के सदस्य को मानता है, तो कभी भी उसके इस निर्णय का विरोध नहीं करेगा। और सरकार ने आज इतना सख्त कानून बनाया है कि जब भी किसी के स्थान पर कोई चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, संवैधानिक रूप से अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है, उसका अन्य सदस्य, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं कि जिस जिले से मैं संबंध रखती हूँ, मेरा लोकसभा जो क्षेत्र है वो सीधी आता है, सिंगरौली है उसमें, और हमारे शेड्यूल का एक और विधानसभा है ब्योहारी। ये बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं कह सकते, ये बिल्कुल पंचायती स्तर से जुड़ा हुआ एक ग्रामीण इलाके का क्षेत्र है। हमारे सिंगरौली में कई सारी इकाइयां जरूर है, औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, लेकिन आज भी हम इसको ग्रामीण ही मानते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए हम प्रयास करें, हमारी सरकार ने बहुत इतनी बड़ा पुरानी परियोजना है, बहुत पैसा भी दिया उसके लिए, निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी। लेकिन आज के समय में भी कहीं कहीं जो चीजें अंजलि आपने बताई वो निकल कर आती हैं बाहर। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि इसके लिए स्वयं को भी थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, थोड़ा सा संबल स्वयं में लेने की जरूरत है, और जो कानून है, जो नियम है, उनका उपयोग करने की जरूरत है। पर ना फिर एक चीज का निर्णय करना होगा, या तो हमें घर में रहना, या तो फिर बाहर निकलना, तो सक्षमता के साथ बाहर निकलना। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसा सीमा जी ने भी पहले कहा, दीक्षा ने भी कहा कि भाई परिवार को साथ लेकर चलना, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन आत्मनिर्भर होकर साथ चलना। इसमें मुझे कुछ पॉइंट ज्योति ने अभी जो सवाल पूछा उसकी लाइनों का आपने सुना होगा, एक बार उसको रिवर्ट करके सुनिएगा। बड़ा दर्द था उसमें, बिल्कुल एक संवेदना थी उसमें, इतना आसान है क्या? तो ज्योति, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं अपना छोटा सा इंसिडेंट में रिपीट करना चाहती हूँ। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, मैं हाउसवाइफ थी, मैं मिजोरम में रहती थी। वहाँ का कल्चर, वहाँ की सोसाइटी बहुत आधुनिक और बहुत अलग, बहुत खुले वातावरण में हम लोग रहते थे। यहाँ पर आई, मुझे लगा मुझे अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ काम करने का अवसर मिला है, मुझे कर। लेकिन मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई और जीत गई, तो मैं डरने लगी दीक्षा, लिटरली मुझे डर लगने लग गया कि मैं कैसे संभालूंगी। और मैंने कहा ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, और बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात कही, आपके लिए आसान है, क्योंकि ये जो कठिन विषय था वो आप जीत कर आए हो, इसको आसान आपने किया है। क्या बात है। तो मैं ऐसा मानती हूँ बेटा, सबके लिए कठिनाइयां हैं। जब आप पढ़ाई करते हो, किसी के नंबर ज्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। कोई ये सोचे कि इतना आसान है क्या उसकी तरह, अंजलि की तरह नंबर लाना? इतना आसान है क्या ज्योति की तरह नंबर लाना? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आसान इसको आप करोगे। इसलिए हर एक कठिनाइयां, हर एक चुनौती भले हमारे लिए कठिन है, लेकिन आसान हमें ही करना है। बस इस बात को हमें अपने मन में लेकर चलना है, अपने आत्मविश्वास में लेकर चलना है। मैम की बात पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आप कहती हैं कि इतना आसान है क्या बच्चियां शुरू से नहीं सुनती? क्या एक पद पर जाकर उन्हें तंज नहीं कसे जाते? मुझे लगता है मैम इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहेंगी कि सांसद बनने के बाद भी, आज इस पोजीशन पे आने के बाद भी, शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमेंट्स का या कुछ ऐसे तंज का जवाब आप जरूर देती होंगी किसी न किसी मंच से। क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल दीक्षा, ये सवाल तो मेरे लिए, मुझे थोड़ा सा झकझोर देने वाला सवाल है, और मुझे इसका जवाब देते हुए थोड़ी सी मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। 2 चुनाव में लड़ चुकी, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा मैंने, और उसके बाद 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा। जनता ने ढेरों आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद के साथ, उस सम्मान के साथ मैं काम करती रही, और निसंदेह मैंने बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया, जैसा लोग इसे मानते हैं और स्वीकार करते हैं और मुझे बताते हैं। इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर बड़े गर्व के साथ कह पा रही हूँ। लेकिन 2019 का चुनाव जब आया, तो निसंदेह मेरे सामने बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे, जिनके सामने मेरा आकलन बहुत छोटा किया जा रहा था कि अरे कहाँ वो और कहाँ ये। और यही आकलन मेरे 2014 के भी चुनाव में किया जा रहा था। लेकिन बच्चों, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको। वो एक ऐसा इंसिडेंट था उस 2019 के चुनाव में, वो जो बहुत बड़े एक नेता कहलाते हैं, जिनका मध्य प्रदेश में जाना माना नाम है, शायद आप कहीं अगर पढ़ेंगे, मीडिया में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ।
उन्होंने एक ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया उस पूरे चुनाव के दौरान कि मैं हिल गई और मुझे लगा कि क्या इस विषय को इतनी गंदगी से क्या प्रस्तुत करना चाहिए, या इस शब्द को ऐसे इतनी गंदगी से, क्योंकि एक महिला हूं मैं, तो आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ। मैं आज 2019 के चुनाव में थी, मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ने का मेरा एक सौभाग्य था, लेकिन वो जो मानसिकता थी, वो जो पुरुष की मानसिकता थी, जो मुझे जीतते हुए नहीं देखना चाह रहा था, तो उसने उस शब्द का प्रयोग करके और मुझे नीचे करने के या हराने का या अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास किया। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी के शब्दों का जो प्रस्तुतिकरण है वो उसके संस्कारों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। तो मैं इसको एक लाइन में ही खत्म करना चाहती हूँ, पर ये बात तय है कि कठिनाइयां हर जगह आती हैं। मैं 2 चुनाव लड़ने के बाद 2019 के तीसरे चुनाव में थी और मुझे लगता है कि ऐसा कोई मेरी कार्यशैली नहीं थी जिसके कारण से मुझे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए मेरे लिए। लोगों ने, जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया, लेकिन फिर भी घिनौनी मानसिकता ऐसी है कि आप कहीं भी किसी भी लेवल पर पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं उसके संस्कारों का जो परिणाम है वो इस मानसिकता के रूप में सामने आती है। लेकिन इससे, इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है, उन चुनौतियों से भी डरने की जरूरत नहीं है जो आपको ऐसे शब्दों के साथ आपको छोटा करने की कोशिश करते हैं या तो आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये चुनौतियां हैं और ये उनके दिए गए संस्कारों की चुनौतियां हैं, जो उनको संस्कार मिलते हैं। इसे झेलना चाहिए, उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसी चुनौतियां बिल्कुल मैम ने भी फेस की और वो आज यहाँ राज्यसभा तक पहुंची। क्या चुनौतियां रही और सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ तक पहुंचने की थी वो जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, चुनौती यही होती है कि कोई आपके सामने फूल नहीं बिछाता है। जब आगे बढ़ती है तो कंपटीशन होता है, लोग तब तक आपका साथ देंगे जब आप उनके कंधे से नीचे रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत काम करेंगे। बट जैसे आप उनकी बराबरी में आ जाएंगे उस समय से एक शुरुआत हो जाती है विरोध की, और फिर उससे ऊपर अगर आप चले गए तब तो आपको साम दाम दंड भेद हर तरह से आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको मुंह से जवाब नहीं देना है, आपको अपने काम से जवाब देना है। तो मैंने हमेशा यही किया कि जब इस तरह की परेशानियां आई, मैं डिफरेंट फील्ड से हूँ, लिटरेचर में भी हूँ और अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया है। समाजशास्त्र मेरा विषय रहा है, मैंने सोशियोलॉजी से ही MA PhD और UGC नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। लेकिन मैं लिटरेचर में काम की हूँ, तो मेरे उपन्यास विदेशों में भी, जैसे सापिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली में है, वहाँ भी BA के कोर्स में मॉडर्न लिटरेचर में एक किताब सिलेबस में लिया गया। और फिर हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में MPhil PhD डिलीट मेरी किताबों पे हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, हो चुके हैं, JNU से लेकर साउथ तक बहुत जगह। तो चूंकि साहित्यकार भी हूँ, समाजशास्त्री भी हूँ, महिलाओं की अध्यक्ष रही, फिर एक पार्टी JMM की मैं विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही और राज्यसभा में भी हूँ। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों से सामना हुआ। तो जब भी ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन में आपके साथ जो है तो वो विरोध तो करेंगे ही, लेकिन हमेशा मैं जवान से कभी किसी का, मैं बल्कि जो मेरे विरोधी रहे हैं उनसे मैं बहुत ही सम्मान से ही बात करती हूँ। उनको ये महसूस नहीं होने देती कि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे खिलाफ या क्या बोल रहे हैं पीठ पीछे, उसको मैं एहसास नहीं होने देती। मैं बस काम करती जाती हूँ और यही सही रास्ता है कि विरोधी अपने आप चुप हो जाएंगे और उनके पास कुछ बोलने को नहीं रहेगा, क्योंकि काम करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपना काम करते रहिए और इस तरह से झेलना पड़ता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में CEO भी अगर कोई लेडी है ना, उनको भी बहुत झेलना पड़ता है। बिल्कुल, उनको भी लगता है कि वो एक लेडी है इसलिए इतना आगे बढ़ी है, लेकिन जबकि प्रतिभा, आपकी जो प्रतिभा है वही काम आता है। बिल्कुल, प्रतिभा खुद बोलती है। और एक चीज मैं बता रही हूँ कि लगता